Hello everyone. So let us start with the first chapter, chemical reactions and equations. So what is a chemical reaction? हम लोग हमारी लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं रोज जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बट हम लोग उन पे ध्यान नहीं देते. सो देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर अराउंड अस. तो क्या है केमिकल रिएक्शन? बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स with new properties are formed from the initial ones. Now what does this means? इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक इनिशियल फॉर्म से एक न्यू प्रोडक्ट बनता है और इस न्यू प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी टोटली न्यू होती है. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है? सो इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जा रहा है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो जो इनिशियल सब्सटेंस है उसके अपने एटम्स होंगे अपने फॉर्मेट में अरेंज्ड. अब जब न्यू प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है और ये प्रॉपर्टीज का चेंज होता है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. हर सब्सटेंस के अपने एटम्स का अरेंजमेंट होता है विच गिव्स देम देयर आइडेंटिटी. तो अगर कोई इनिशियल सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उनके एटम्स का भी रीअरेंजमेंट हो रहा है. हर केमिकल रिएक्शन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट. What is a reactant? Reactant is a substance which takes part in a chemical reaction or which react. इसका मतलब कि हर वो इनिशियल सब्सटेंस जिसका कन्वर्शन किसी और प्रोडक्ट में होगा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. ठीक है. केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट जिसमें चेंज होगा एक नया प्रोडक्ट बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट. देन व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट का कन्वर्जन होने के बाद बनेगा. सो प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो जो चीज रिएक्ट करेगी उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और रिएक्ट करके जो चीज का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जांपल. यहाँ पर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जो है ये है रिएक्टेंट्स. Why? Because these are the substances which are reacting to form a product. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से, तो ये है एक प्रोडक्ट. एंड दिस ऑल टुगेदर इज अ केमिकल रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट वो जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट वो जो इनके रिएक्शन से फॉर्म होगा. ओके. यहाँ पर सिमिलर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन. हियर इज अ मैग्नीशियम रिबन which contains magnesium and oxygen जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. अब जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है एंड ये रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ दिस व्हाइट ऐश. सो मैग्नीशियम का नेचर यहाँ पर हम देख सकते हैं रिबन लाइक नेचर है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है. अब इन दोनों का नेचर टोटली डिफरेंट है एंड ये टोटली डिफरेंट नेचर इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हैज अ वेरी डिफरेंट नेचर. तो इस तरह से रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज और इनका नेचर जो है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है. केमिकल रिएक्शंस अराउंड अस,
जैसे कि मैंने कहा हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, हम ध्यान नहीं देते। सबसे पहले इज द कुकिंग ऑफ फूड। जो हम खाना बनाते हैं उसका इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है फॉर द मेकिंग ऑफ बेवरेजेस, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी आयरन ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है रस्ट की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। देन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सो जब मिल्क का कर्डलिंग होता है तो उससे दही जब बनता है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे स्टमक में जाके एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उस पे बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी होके उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। सो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ ऑल द रिएक्शंस अबव, ये सारी जो रिएक्शंस है इनमें क्या हुआ है कि जो रिएक्टेंट है, जो इनिशियल सब्सटेंस है, उसका नेचर और आइडेंटिटी जो है वो चेंज हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा इन सब में, जो पहले जिस स्टेट में रिएक्टेंट था आफ्टर वाले स्टेट में वैसा नहीं रहा। जैसे पहले इस एग्जाम्पल में मिल्क था, मिल्क वॉज इन लिक्विड स्टेट, और उसका कर्डलिंग होने के बाद जब वो कर्ड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है। Thus, a chemical reaction is a process in which the nature and identity of the initial substance changes when a formation of product takes place. Okay, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शंस हो रही है क्या वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं? So there are certain characteristics of a chemical reaction जिनके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, then the reaction is said to be a chemical reaction. For example, अगर कोई A और B reactant एक दूसरे के साथ react कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट C with the evolution of gas, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कि हमने अभी मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें एक वाइट ऐश फॉर्म हुई थी। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था जिसको हमने ऑब्जर्व किया, विजिबल चेंज दिखा हमें, वो एग्जाम्पल था। उसी तरह बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें एक प्रेसिपिटेट या कुछ सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद चेंज इन कलर। सो सपोज किसी रिएक्टेंट का कलर ग्रीन है और रिएक्शन होने के बाद उसका कलर येलो में चेंज हो जाता है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज उसमें चेंज इन कलर हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, there are some reactions in which the reactants have a different temperature and suddenly when they react with each other a different temperature is observed in the product। तो अगर टेम्परेचर में चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन हुई, और अगर स्टेट में चेंज होता है किसी रिएक्शन के तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। ओके, नाउ क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाफ जो है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल रिएक्शन तो हमने देख लिया कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो वो हो गया है केमिकल रिएक्शन। क्योंकि उनमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन। तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन बेसिकली ये एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। तो भाई केमिकल रिएक्शन
क्या है कि इट इज अ मेथड जिसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं. इट इज अ वे ऑफ राइटिंग द केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन का सिंबल्स और फॉर्मूलाज के फॉर्म में एक्सप्रेशन जो होता है, रिटन एक्सप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल. Zinc metal reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. अब हमने ये लिख तो दिया, लेकिन कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको लिखना बहुत लेंदी टास्क होता है, बहुत लॉन्ग रिएक्शंस होती है. तो इन रिएक्शंस को जो हमने ये वर्ड में लिखा है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मेथड जो है दैट इज केमिकल इक्वेशंस. लेट अस सी हियर. हमने ये जो रिएक्शन पढ़ी कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कि अच्छा जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं हम? एक तो वर्ड इक्वेशन में और दूसरा केमिकल इक्वेशन में. अब वर्ड इक्वेशन मतलब क्या कि ये जो रिएक्शन यहां पर दी है इनको वर्ड्स में अरेंज करना. सी हियर, क्या था? जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज जिंक एंड इट इज रिएक्टिंग विथ व्हाट? ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हो गए रिएक्टेंट जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. देन व्हाट वाज इट? टू फॉर्म. टू फॉर्म मतलब इन दोनों से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और वो प्रोडक्ट क्या है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ये हुआ जिंक सल्फेट और ये हुआ हाइड्रोजन गैस. तो हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है. अब हमने इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया. हमें पता चल गया कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्टेंट है और ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं. एंड इन सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से अलग है. अब इसको अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखा गया है. जिंक को लिखते हैं Zn के फॉर्म में. सो ये इसका सिंबल हुआ, जिंक का सिंबल जो है वो Zn हुआ. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड हाइड्रोजन इज H2. तो ये वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन. So now it is very important to understand two things first. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, हर केमिकल इक्वेशन जो है वो दो फॉर्म्स में होता है. एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब क्या है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? हियर यू कैन सी, ये जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये दोनों रिएक्टेंट्स है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट हो रहे हैं एक साथ टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना है? एक है. और यहाँ पर भी एक है. ओके, ठीक है. अब यहाँ पर जो है लेकिन दो ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है. सो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है दोनों साइड में, पर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है. ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है. तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट is not equal to the number of atoms present in the product, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वो केमिकल इक्वेशन जिसमें
नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बैलेंस्ड नहीं है, उनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या? ऑब्वियसली कि दोनों साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली यहाँ भी इन द केमिकल इक्वेशंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल मास जो है वो दोनों साइड में सेम रहे। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के वो दोनों साइड में सेम रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है या ऐसे भी हम जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिएक्शन हो वो बैलेंस्ड हो, नहीं तो वो रिएक्शन यूजलेस होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता इम्बैलेंस या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का। तो हम पढ़ेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है सो दैट इट बिकम्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो हमने अभी देखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब नंबर ऑफ जिंक एटम्स कितने हैं दोनों साइड में? यहाँ पर Zn 1, यहाँ पर Zn 1, ओके इट इज बैलेंस्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ओके इट इज बैलेंस्ड। यहाँ पर सल्फर 1, यहाँ पर सल्फर 1, ओके इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। एंड यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन एटम्स। सो यहाँ पर दिया है, यू कैन सी हियर कि जो भी रिएक्शन है उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक है जिंक, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स जो है वो इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। तो इनको पहले इन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया एक साइड में कि एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट में कितने हैं। ये एलिमेंट जैसे जिंक है तो जिंक के कितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनके बीच में ये एरो होता है। ये एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ कैरिंग आउट द रिएक्शन। एरो इधर है मतलब क्या कि ये और ये जो है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्ट करके जिंक और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दे रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो एरो टेल्स अबाउट द कन्वर्जन कि किसका कन्वर्जन किसके फॉर्म में हो रहा है। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में। दिस इज इंडिकेटेड बाय द एरो। तो सो द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर थे हम, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर और यहाँ पर हमें कंपेयर करने हैं। तो जिंक के एटम्स LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो RHS में भी 2 है। LHS में सल्फर 1 है तो RHS में भी 1 है, और ऑक्सीजन LHS में 4 है तो RHS में भी 4 है। इसका मतलब ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो टोटली बैलेंस्ड है दोनों साइड में, तो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, let us see this example now. यहाँ पर दिया है Fe plus H2O gives FeO4 plus H2, Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 3, सेम हियर 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या इन एलिमेंट्स का एटम्स जो नंबर ऑफ एटम्स है क्या दोनों साइड में सेम है? यहाँ पर Fe ओनली 1, यहाँ पर Fe3। इसका मतलब जो है
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो Fe है, नंबर ऑफ Fe एटम्स हियर एंड हियर आर डिफरेंट। सिमिलरली हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब दोनों साइड में Fe और O ये जो है बैलेंस नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का फर्स्ट स्टेप इन्होंने दिया है कि मेक बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो बाहर होगा, हियर आउटसाइड द बॉक्स। तो जरूरी नहीं कि आप बॉक्स बनाओ, बट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज करना है वो बाहर करो, यहाँ यहाँ बाहर, आउटसाइड द बॉक्स। ओके, उसके बाद आपको कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिखने हैं। तो हमने देखा था अभी कि Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये तीनों यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिख दिए। अब नंबर ऑफ Fe एटम्स, हियर इज 1, हियर इज 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हियर इज 2, हियर इज 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हियर इज 1 एंड हियर इज 4। इसका मतलब Fe और O हमें बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट थिंग कि बैलेंसिंग शुरू कहाँ से करना, तो सबसे पहले हमें चूज करना है वो एटम जिसका नंबर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर है 1 और 4, तो हमने चूज कर लिया FeO4। यहाँ पर हमने देखा कि इनिशियली जो है H2O में 1 ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं चेंज, और Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है, सबसे बड़ा डिफरेंस 1 और 4 में है। तो अगर हमें इसको भी 4 करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमने किया 1 इंटू 4। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम्स जो है वो 4 हो गए और यहाँ पर भी। तो क्या किया, ये 4 जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ, वो कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स के बाहर। मतलब H2O के बीच में कहीं भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी चेंज करेंगे वो करेंगे कॉमनली बाहर। तो अब अगर ये 4 बाहर आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो 4 हो गए, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। पर क्योंकि ये 4 बॉक्स के बाहर है, इसका मतलब ऑक्सीजन इंटू 4 के साथ साथ H2 इंटू 4 भी हुआ। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हियर बिकम्स 8। अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो अब हमें बैलेंस करना है Fe और H एटम्स दोनों साइड में। नेक्स्ट स्टेप कि हम सबसे पहले हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेंगे। कैसे, इधर तो 8 हाइड्रोजन एटम्स है और इधर 2, तो अगर हमें इस 2 को भी 8 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पर भी हमने बॉक्स के बाहर लिख दिया 4, तो यहाँ पर भी हो गया 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम्स। अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है। अब हमारा जो बैलेंस करना रह गया है वो है Fe। यहाँ पर एक Fe एटम है और यहाँ पर 3, तो अब हम Fe को बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास ये जो एक Fe एटम है, इसको अगर हमें 3 करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3, और ये बॉक्स के बाहर हमने लिखा 3। तो लेट अस चेक कि अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। हमारे पास है 3 Fe, यहाँ पर भी है 3 Fe, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर भी 4 2 8 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पर भी है O4, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ऑलवेज रिमेंबर कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कभी भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इस कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे।
वरना वो रिएक्शन गलत हो जाएगी। हमें जो भी बैलेंसिंग करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, वो बॉक्स के बाहर, मतलब इसमें चेंज ना करते हुए सिर्फ बाहर एलिमेंट्स, नंबर्स ऐड करने हैं। इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह से बढ़ा बैलेंस करते जाएंगे। बट इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ये जो मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो बॉक्स के अंदर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बॉक्स के बाहर करेंगे। अब फाइनली हमारा ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। हमें चेक करना है, चेक करने का वही सिंपल सा फॉर्मूला कि काउंट कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम है या नहीं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस कर दिया, बट हम अभी उसको कौन से स्टेट में है ये नहीं बता सकते। तो हमें अगर उसका फिजिकल स्टेट बताना है तो उसको सिंबलाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ Fe, H2O, Fe3O4 और H2, ये कौन से स्टेट में है ये हमें नहीं पता। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैसियस स्टेट है, नहीं पता। तो उसको हम बताने के लिए जो है फिजिकल स्टेट के सिंबल्स लिखते हैं। लेट अस सी हाउ। यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं कि मेन 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस तो एक और स्टेट हम लिखते हैं जो कि होता है एक्वस। एक्वस state matlab, here it is given, the word aqueous is written if the reactant or the product is present as a solution in water। मतलब अगर water में कोई चीज का, कोई भी एलिमेंट का सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं एक्वस फॉर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है अभी वाली, यहाँ पर कोई भी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है। बट हियर इन 1.10 यहाँ पर Fe जो आयन है इट इज इन सॉलिड फॉर्म, H2O वाटर है गैसियस फॉर्म, Fe3O4 is in solid form और H2 is in gaseous form। H2O gaseous form में है, इसका मतलब क्या, वाटर अगर gaseous form में है इसका एक ही मतलब हो सकता है कि it is in the form of water vapor और steam। ठीक है, तो ये हो गया और हाइड्रोजन गैस करके लिबरेट हो गया। अब usually physical states are not included in chemical reactions unless it is necessary to specify them। तो यूजुअली जो है फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन में, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो सके तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे मार्क्स भी मिलते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखे, केमिकल इक्वेशन लिखे, so try to mention their states, physical states in the bracket after balancing the reaction। एंड समटाइम्स ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन से कंडीशंस में हो रही है वो भी लिखा जाता है। जैसे हियर इज एन एग्जांपल, CO प्लस 2H2 gives CH3OH at 340 atm। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 340 atm जो है उसमें कंडीशन 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन कैरी की गई है। दिस इज ये प्रेशर डिनोट करता है। तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड भी है, सॉरी यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पर 3+1 4 हाइड्रोजन एटम्स है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग के बाद स्टेट भी लिखा गया है और टेम्परेचर कंडीशन भी। उसी तरह यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी गई है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस बताया गया है। इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन किए गए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, और ये दो रिएक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। सो ये रिएक्शंस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। देन
हमने ये देखा मेजर स्टेप्स जो है फॉर राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद उसके सिंबल्स और फॉर्मूले पुट करने हैं। जैसे हमने देखा कि जिंक वाज रिटन एज Zn प्लस, उसके बाद सारे जो एलिमेंट्स है हमने वो ऐड किए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 एंड ऑल। उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसके बाद जो भी उसका फिजिकल स्टेट है या जो भी कंडीशंस में चेंज हो रहा है वो सब ऐड करना है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हर केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद उसका बैलेंसिंग करना और उसके फिजिकल स्टेट्स और जो कंडीशंस में हो रही है वो सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो इट वाज फॉर टुडे। थैंक यू।